नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बड़ा अजीबो-गरीब मुल्क है ये और अक्सर खबर भी अपनी पसंद की चुनता है, देखता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं कि योगी जी के 4 बुलडोजर कुछ देर पहले मुख्तार अंसारी के नए मकान गिराने के लिए निकल चुके हैं, तो ये खबर भी वायरल होगी और कुछ ही देर में विजुअल भी वायरल हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूं कि योगी जी बुलडोजर तो दीवार पर चढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं दे सकते, आपका मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। योगी जी आपका योग ठीक नहीं कर सकते। तो इस खबर में दिलचस्पी कम है और शायद इसीलिए जो मुद्दे हैं, जो बर्निंग इश्यूज हैं, जो ज्वलंत विषय हैं इस देश के, उस पर ना गोदी मीडिया का ध्यान जाता है, ना अखबारों का ध्यान जाता है और कहीं वो चुनाव में भी राख के नीचे दबे रह जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर पिछले 8 सालों में किसी भी चैनल के बड़े एंकर ने मोदी जी से उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगा। उनसे ये नहीं पूछा कि 2014 में जो कह रहे थे कि हर साल अगर उनकी सरकार आई तो 2 करोड़ रोजगार देगी इस देश में। 2 करोड़ रोजगार, 2 करोड़, जी हां, 2 करोड़ रोजगार एवरी ईयर 2014 में वादा है कैमरे पर। और आज मैं चाहता हूं कि कुछ पल आप निकालें, क्योंकि ये मुस्तकबिल का सवाल है, ये देश के भविष्य का सवाल है, आपके बच्चों का भी, आपका भी, अगर आप युवा हैं। आप ये आंकड़ा देखिए, और ये आंकड़ा है CMIE, देश की बड़ी जानी मानी संस्था है, बॉम्बे बेस्ड NGO है, थिंक टैंक है, इकोनॉमिक थिंक टैंक। और CMI का ये आंकड़ा कहता है कि इस देश में, जी हां, मोदी सरकार के रहते हुए, उन वादों के रहते हुए, मौजूदा समय में दिसंबर 2021 में इस देश में 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार है। 5 करोड़ 30 लाख बेरोजगार है। आप यूं मान लीजिए कि कई राज्य की पूरी आबादी, बहुत से राज्यों की पूरी आबादी 5 करोड़ नहीं होगी। और केंद्र सरकार के पास, मोदी सरकार के पास, उनकी डबल इंजन की सरकारों के पास, या यूं कहें कि इस पूरे देश की राज्य सरकारों के पास और केंद्र सरकार के पास इस 5 करोड़ 30 लाख युवकों के लिए, बेरोजगारों के लिए सिर्फ 40 लाख नौकरियां हैं। 40 लाख, 10% से भी कम। और वो भी ऐसी नौकरियां हैं जिस पर भर्ती नहीं की जा रही। क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या ये खबर नहीं है? मैं आज इस खबर पर कुछ बहुत ही अहम सवाल उठाने जा रहा हूं। मेरी गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है, मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आज मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं आपसे कि प्लीज इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए, क्योंकि ये मोदी के जो वादे हैं उसकी पोल खोल देता है पूरी तरह से। देश कहां जा रहा है ये वो बताने जा रहा है आपको। आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो, जिस सरकार ने रोजगार दिया हो? दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको मोदी सरकार, जी हां, केंद्र सरकार में भर्तियों का क्या हाल है, क्या आलम है, कितने पद खाली हैं और क्यों नहीं भरे जा रहे, या सेना का क्या हाल है, जो एक बहुत बड़ी, आप कहेंगे, रिक्रूटमेंट एजेंसी है देश के युवाओं के लिए, या फिर रेलवेज का क्या हाल है, मैं इस पर आऊं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी ज़मीनी हकीकत आप देख लीजिए, कि आपको ये एहसास हो कि इस देश का जो पढ़ा लिखा तबका है, जिसकी उम्र 25 साल, 26 साल, 28 साल हो चुकी है, उसका आलम क्या है। मिसाल के तौर पे उत्तर प्रदेश में 2018 में, जी हाँ, योगी सरकार ने एक भर्ती निकाली उत्तर प्रदेश पुलिस में, और भर्ती थी 62 पद थे, 62 वैकेंसीज थी फॉलोअर के, मैसेंजर के। आम सहजता से अगर मैं बताऊं तो
चपरासी का पद समझ लीजिए, 62 पद थे मैसेंजर्स के, क्लास 4th। अब इसमें जब योगी सरकार ने जो अर्जियां मांगी, एप्लीकेशंस हैं, तो 3700 PhD डिग्री होल्डर्स वो ये नौकरी करना चाहते थे, उनके एप्लीकेशन से। तकरीबन 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट MSc, MCom, MA ये चाहते थे कि इनको फॉलोअर की नौकरी मिल जाए, और 50,000 ग्रेजुएट्स थे BSc, BCom, BA जो चाहते थे कि काश यही नौकरी मिल जाए फॉलोअर की, जो खाना बनाता है, जो कपड़े धोता है, पुलिस अधिकारियों के या दरोगा के फॉलोअर। और दिलचस्प बात या कहूँ हैरत की बात कि इस पद के लिए मैसेंजर के पद के लिए जो एलिजिबिलिटी थी, जो योग्यता थी, सिर्फ कक्षा 5 पास। तो कहाँ कक्षा 5 पास की योग्यता और कहाँ PhD, MSc, BCom। इस तरह के हजारों की संख्या में लोगों ने आवेदन किया था। ये ज़मीनी हकीकत है। और अब मैं चाहता हूँ कि इस अक्ष में आप जरा मोदी सरकार का हाल देख लीजिए। और अब जो मैं कह रहा था कि जरा मोदी जी की ज़मीनी हकीकत भी देख लेते हैं कि मोदी सरकार में क्या आलम है जहाँ तक रोज़गार देने की बात। वो जो 2 करोड़ रोज़गार जो वादा कर रहे थे साहब, उनके यहाँ जो रिपोर्ट है इंडिया टुडे की, और जो लेटेस्ट रिपोर्ट है, लेटेस्ट आंकड़े, 8,72,000 पद खाली केंद्र सरकार, 8,72,000। और अगर आप रेलवे की बात करें तो रेलवे में 3 लाख से ज़्यादा, जी हाँ 3 लाख से ज़्यादा पद खाली है। और सेना जो हर साल हजारों हजार युवकों को रोजगार देती है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में हो, और जो आप तस्वीरें देखते हैं कि बच्चे दौड़ रहे हैं सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे, कई बार उनका एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ भी भर्ती नहीं हुई है। और 1,13,000 पद सेना में भी खाली। ये स्थिति है उस शख्स की जो इस मुल्क से वादा कर रहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का। वो अपने यहां भर्ती नहीं कर पाया और पद खाली हैं। अब दोस्तों, जो सरकार की जो सबसे बड़ी सर्वे एजेंसी है, जो बेरोजगारी पे, महंगाई पे, इन्फ्लेशन पर, इस सब पर सर्वे करती रहती है, उसका नाम है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, NSSO। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने यहाँ के डायरेक्टर जनरल से भी बात करी थी सर्वेस को लेकर। इन्होंने एक आंकड़ा दिया मोदी सरकार के समय में 2017-2018 में, और इन्होंने कहा कि मोदी सरकार के चलते जो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी की जो दर है हिंदुस्तान में, वो 6.1 है। अब जब ये दर आई और डरते डरते गोदी मीडिया में लिखा गया, अखबारोरों में छपा, तो साहब शामत आ गई जिन लोगों ने सर्वे किया था। एक्चुअल इसका जो कारण था वो ये था कि जो 6.1% जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, ये 45 साल पहले की स्थिति देश की ऐसी ही थी। जी हाँ, इंदिरा गांधी के टाइम पे 70s में। और वो 70s का दौर जब आप देखें कि स्टूडेंट्स के बहुत मूवमेंट हुए रोजगारी बेरोजगारी को लेकर पूरे देश भर में, जिसको जयप्रकाश नारायण ने कहीं ना कहीं बुनाया, इमरजेंसी लग गई। और ये जो आपको नीतीश कुमार या फिर आपको रामविलास पासवान या लालू प्रसाद, ये सारे लोग ये इसी मूवमेंट से आए, स्टूडेंट यूनियन के मूवमेंट से आए, उसी बेरोजगारी की दर को लेकर। और फिर सलीम जावेद साहब ने, जी हाँ सलीम जावेद साहब ने जो एक किरदार खड़ा किया, एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं जो सोच थी वो यही थी, बेरोजगारी, महंगाई, मुस्तकबिल, भविष्य जो अंधेरे में जा रहा था। और उस वक्त इंदिरा गांधी की सरकार ही चली गई। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि वो जो एंग्री यंग मैन तो हैं लेकिन एंग्री नहीं है, और एंग्री होते भी हैं, जैसा कि हमने जनवरी में देखा। जी हाँ, जनवरी में हमने देखा कि किस तरह से जनवरी 25 को बिहार में एक रिक्रूटमेंट को लेकर रेलवे के बच्चों ने प्लेटफॉर्म में जाके ट्रेन में आग लगा दी। सीतामढ़ी में, बक्सर में, कई जगह बिहार में हिंसा हुई। और एक अखबार ने लिखा
कि दिस इज़ द फर्स्ट लार्ज स्केल, जी हाँ, फर्स्ट लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट राइट्स इन इंडिया। ये एक तरह के दंगे हैं जो बेरोजगारी को लेकर दिख रहे हैं। और फिर ऐसा लगने लगा था कहीं ना कहीं इसका जो रिफ्लेक्शन, जो इलाहाबाद में जो लाठीचार्ज हुई छात्रों पर हॉस्टल में घुसकर, उसी कड़ी में तो कुछ लोग कहने लगे कि योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन दोस्तों, बेरोजगारी, महंगाई ज्वलंत मुद्दा तो है, लेकिन दिलों में नहीं धड़कता। अब दोस्तों, कहाँ तो 6% की जो दर थी बेरोजगारी की, इतना बड़ा इनकलाब आ गया। और कहाँ CMI की रिपोर्ट कहती है कि 2020 में जब लॉकडाउन हुआ तो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख लोग बेरोजगार हो गए। खासकर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, खासकर मीडिया से जुड़ी इंडस्ट्री, खासकर जो फैक्ट्रीज हैं और मीडियम स्केल जो फैक्ट्रीज हैं, एक बहुत बड़ा तबका उसके हाथों से रोटी चली गई, कमाई चली गई। 2 करोड़ 30 लाख छटनी हो गई। और इसमें हम किसी व्यापारी को भी हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि सरकार जिस तरह का पैकेज देना चाहिए था, जो ब्रिटेन में या US में या और भी कई देशों में थे, उस तरह के पैकेजेस सिर्फ बताए गए, जताए गए। ज़मीन पर वो पैकेजेस इकोनॉमिक पैकेजेस नहीं थे। और तब CMI की रिपोर्ट कहती है कि उस वक्त जो बेरोजगारी की दर थी वो 24% पार कर गई, 24%। तो कहाँ 6% पर इनकलाब है और कहाँ 24% पर आप देख रहे हैं वो मुद्दा नहीं बना। अब दोस्तों, अगर हम राज्य सरकारों का हाल देखें, राजस्थान भले वहाँ कांग्रेस की सरकार, या पश्चिम बंगाल वहाँ पर ममता बनर्जी की सरकार है, ज़्यादातर राज्य सरकारों में भी यही हाल है। और अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है, जो बजट के जो दस्तावेज हैं, वो कहते हैं 4 लाख से ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं, नौकरी दी जाएंगी, रोज़गार दिए जाएंगे। लेकिन जो यूपी स्टेट सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन है, UPSSC, ये चाहता था कि 30,000 युवाओं को ये अलग अलग एग्जामिनेशन के थ्रू, परीक्षाओं के थ्रू ये रोज़गार उपलब्ध कराए, 30,000 लोगों को। लेकिन हुआ क्या, 20 से ज़्यादा पर्चे लीक हो गए। पर्चे लीक हुए, बेचारे युवा बैठे, परीक्षार्थी बैठे, पर्चे लीक हो गए, भर्ती नहीं हुई। और इसके पीछे भी बड़ी कहानी है, बड़ा खेल है। अब क्या कारण है कि बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है और सरकार में जो पद हैं वो खाली होते चले जा रहे हैं, लेकिन भरे नहीं जा रहे। मैंने कुछ कार्मिक मंत्रालय के कुछ अधिकारियों से बात करी, कुछ IAS अधिकारियों से बात करी, केंद्र सरकार में भी और बाकी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। अब जवाब ये है कि जो मोटा मोटा एक आंसर सबसे मिलता है वो ये है, कॉस्ट कटिंग मेजर्स। यानी सरकारों के पास अब इतना पैसा नहीं है खजाने में कि वो इन पदों को सृजित कर सके, ये जो पद, जो वैकेंसीज हैं, इनको भर सके, फिल कर सके। और हो क्या रहा है, जो अधिकारियों का ने बताया कि अगर कोई भी व्यक्ति रिटायर होता है तो या तो उसकी जगह किसी को रखा नहीं जाता, काम चलाया जाता है कि अगर 20 आदमी किसी एक डिपार्टमेंट में थे और उसमें से 2 रिटायर हो गए तो फिर 18 ही वो काम कर रहे हैं। और अगर ज़रूरत है तो फिर कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, जी हाँ, किराए पे आप कह सकते हैं। और अगर आप शास्त्री भवन जाएंगे या केंद्र सरकार में उद्योग भवन जाएंगे तो आपको शाम को 5 बजे बच्चों की एक भीड़ दिखेगी निकलती हुई। वो दरअसल पक्के कर्मचारी अधिकारी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्चुअल, कॉन्ट्रैक्ट पर है, सस्ते में। और ये एक तरह की आप कह सकते हैं अघोषित पॉलिसी है, जहां हमारी देश की ब्यूरोक्रेसी सहमत है। एक और कारण जो खासकर जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें ये बताया जा रहा है कि चीन का जिस पेस पर, जिस रफ्तार पर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, उस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन पिछले 10-15 सालों में हिंदुस्तान को देखने को नहीं मिला।
और चीन से जो तमाम कारणों से, चाहे वो कोविड का कारण हो या उससे पहले जो स्ट्रैटेजिक रीजंस हों, यूरोप और यूएस के साथ जो उसके रिश्ते हैं, उनको लेकर जो फैक्ट्रीज, जो बड़ी बड़े कारखाने वहाँ से रीलोकेट हो रहे हैं, वो या तो कंबोडिया जा रहे हैं या वियतनाम जा रहे हैं या थाईलैंड जा रहे हैं या बांग्लादेश जा रहे हैं, लेकिन वो फैक्ट्रियाँ भारत नहीं आ रही। और इसीलिए भारत की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो स्थिति है बहुत अच्छी नहीं है। ये भी एक कारण है जहाँ पर मोदी सरकार ने फोकस नहीं किया। और मैं इस पूरे विषय पर कि क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से एक अंधेरा सा दिखाई देता है, इसके पीछे जो बड़े कारण हैं, मैं चाहूँगा कि इसको सिर्फ आप 15 मिनट के एक वीडियो में इसको समझाना मुश्किल है, तो एक अलग सी वीडियो इस पर मैं बनाऊँगा। अगर आप कहेंगे तो, अगर आपकी दिलचस्पी है, अगर आप चाहते हैं कि जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर एक देश में एक राय होनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आप सिर्फ बुलडोज़र की बात हो या फिर केशव प्रसाद मौर्य की बात हो या फिर किसी फिल्म की हम बात करें या फिर हम क्राइम या इस तरह के इश्यूज़ उठाते रहें राजनीति के, और वो भी खोखली राजनीति के, तो मुझे लगता है कि फिर जैसा आप कहेंगे ये गुलाम आपका जो है आपकी पसंद पर चलेगा। लेकिन मैं चाहूँगा एक बहुत ही गंभीरता के साथ आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये देश के एक ऐसे इश्यूज़ हैं जो आपके लिए और हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत मायने रखते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पीछे मुड़कर वो सवाल करें हमारे ऊपर कि आप उस वक्त क्या कर रहे थे जब कहीं बुलडोज़र चल रहा था या जब किसी फिल्म पर नारेबाजी हो रही थी और देश का सांप्रदायिक तापमान बढ़ाया जा रहा था। उस वक्त रोटी, कपड़ा और मकान हाशिए पर थे। तो बहरहाल ये था आज का वीडियो। कैसा लगा प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट्स करिएगा। और मेरे इस तरह के जो मोदी के जो रिपोर्ट कार्ड है, आज जैसे मैंने रोज़गार की बात करी, फिर इन्फ्लेशन की भी मैं बात करूँगा, मैं प्रोडक्शन की भी बात करूँगा, और भी जो डेवलपमेंट है, क्या हुआ राज्यों में, क्या, और सिर्फ मोदी की बात नहीं, बाकी जो गैर भाजपा सरकार है इन्होंने क्या किया, इस पर भी बात करूँगा। आज बस इतना ही। समय कह रहा है आपसे मैं कहूँ नमस्कार।